आज के व्याख्यान में हम भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, इसलिए इस बैंक को वो सभी कार्य करने होते हैं जो किसी भी देश के केंद्रीय बैंक द्वारा किए जाने आवश्यक हैं। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में यह वर्णित है कि इस बैंक का मुख्य कार्य बैंक नोटों के निर्गमन का नियमन करना तथा भारत में मौद्रिक स्थायित्व रखने के लिए कोषों को रखना व चलन तथा साख व्यवस्था का सामान्य राष्ट्र हित में संचालन करना है। भारतीय रिजर्व बैंक जो प्रमुख रूप से कार्य करता है वो इस प्रकार है। सबसे पहला कार्य है नोटों का निर्गमन करना। हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। एक के नोट के अतिरिक्त बाकी सभी प्रकार के जो नोट हैं वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ही जारी किए जाते हैं। एक के नोट का निर्गमन भारत की सरकार द्वारा किया जाता है। हमारे देश में 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 के नोटों का निर्गमन किया जा रहा है। नवंबर 16 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम ने 1000 के नोटों का विमुद्रीकरण कर इन्हें रद्द कर दिया था। उसके बाद रिजर्व बैंक ने 2000 का नया नोट चलन में डाला। सिक्कों की ढलाई भारत सरकार द्वारा की जाती है। रिजर्व बैंक सरकार के एजेंट के रूप में सिक्कों के वितरण तथा उन्हें जारी करने का कार्य करता है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर नोटों का निर्गमन किया जाता है। रिजर्व बैंक द्वारा नोट निर्गमन के लिए 200 करोड़ रुपए का न्यूनतम कोष प्रतिभूति के रूप में रखना अनिवार्य है, जिसमें कम से कम 15 करोड़ के मूल्य का सोना होना चाहिए। शेष विदेशी प्रतिभूतियाँ 115 करोड़ के मूल्य का सोना होना चाहिए और बाकी 85 करोड़ की विदेशी प्रतिभूतियाँ रखी जा सकती हैं। संकट के समय भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की पूर्व अनुमति से 85 करोड़ के मूल्य के बराबर विदेशी प्रतिभूतियों के कोष की मात्रा को किसी भी सीमा तक घटा सकता है। तो ये पहला कार्य रिजर्व बैंक का, जिसमें रिजर्व बैंक नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के आधार पर करता है। दूसरा कार्य है सरकार के बैंकर, अभिकर्ता एवं सलाहकार का कार्य। रिजर्व बैंक केंद्रीय तथा राज्य सरकार के बैंक अभिकर्ता तथा वित्तीय सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। केंद्रीय तथा राज्य सरकारों की ओर से भुगतान स्वीकार करना, उनकी ओर से भुगतान करना, उनकी विदेशी विनिमय मुद्रा हस्तांतरण तथा अन्य बैंकिंग क्रियाओं को करना तथा सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था करना रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है। जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं हैं, वहाँ भारतीय स्टेट बैंक रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में ये सारे कार्य करता है। अगला कार्य है बैंकों का बैंक तथा अंतिम ऋणदाता। शीर्ष बैंक होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों के बैंक और अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। विधान के अनुसार अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमाओं का 3% तथा अधिकतम 15% रिजर्व बैंक के पास नकद जमा करना होता है। इसे नकद कोषानुपात कहते हैं। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को आवश्यकता के समय रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में ऋण उपलब्ध कराता है। अगला कार्य है समाशोधन का कार्य। बैंक को आपसी लेन देन निपटाने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा समाशोधन गृहों का संचालन किया जाता है। आजकल इंटरनेट तथा आधुनिक तकनीक द्वारा समाशोधन का कार्य शीघ्र एवं सरलता से किया जाने लगा है। इसलिए बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न प्रकार की तत्काल समाशोधन सुविधा भी प्रदान करता है। अगला कार्य है विदेशी विनिमय नियंत्रण। भारतीय रिजर्व बैंक के बहुमूल्य धातु कोष तथा विदेशी विनिमय कोषों को अपने पास सुरक्षित रखता है। भुगतान असंतुलन की स्थिति में बैंक इन
कामों के द्वारा विनिमय दर में स्थिरता लाने का प्रयास करता है। विनिमय दर स्थिरता के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निश्चित दरों पर नियंत्रित कर विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है। अगला कार्य है बैंक प्रणाली का नियमन। भारतीय रिजर्व बैंक का यह कर्तव्य है कि वह देश की बैंकिंग प्रणाली का नियमन इस तरह से करे कि लोगों का बैंक में विश्वास बना रहे। बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक को बैंक नियमन के लिए कई अधिकार प्राप्त हैं, जो इस प्रकार से हैं। लाइसेंस देना, बैंक को बैंकिंग कार्य करने का लाइसेंस रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रबंध व्यवस्था देखना, रिजर्व बैंक को अधिकार है कि यदि किसी बैंक के किसी निर्देशक अथवा प्रबंधक को अवांछित समझे तो वो उसे पद से हटा सकता है। शाखा विस्तार करना, बैंकिंग नियमन अधिनियम की धारा के अनुसार बैंकों द्वारा नई शाखाएं खोलने और शाखाओं के स्थान में परिवर्तन के लिए रिजर्व बैंक से अनुमति लेना अनिवार्य है। निरीक्षण करना, धारा 35 के अनुसार रिजर्व बैंक को अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी बैंक का किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है। रिजर्व बैंक की पूंजी कोष, नकद राशि, ऋण तथा उसके पीछे रखी गई प्रतिभूतियों तथा अन्य सभी बातों की पूर्ण जांच कर सकता है। रिजर्व बैंक जांच के दौरान पाई गई अनियमितता को दूर करने के लिए संबंधित बैंक को निर्देश देता है। इसके साथ साथ किसी भी बैंक का विलयन और उसको समाप्त करना, ये अधिकार भी रिजर्व बैंक के पास है, जिसके अंतर्गत रिजर्व बैंक बैंकिंग नियमन अधिनियम के अंतर्गत उच्च न्यायालय को प्रार्थना पत्र देता है और किसी भी बैंक को विलय तथा उसका अवसायन किया जा सकता है। अगला कार्य है बैंक का साख नियंत्रण। साख नियंत्रण बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है रिजर्व बैंक का, और देश के केंद्रीय बैंक के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक साख का नियमन तथा नियंत्रण करता है। रिजर्व बैंक साख नियंत्रण के मात्रात्मक तथा गुणात्मक उपायों के द्वारा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से साख का नियंत्रण करता है, जिससे अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल सके। साख नियंत्रण के बारे में हम एक पूरा लेक्चर इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, जिसमें बैंकों की रिजर्व बैंक की साख नियंत्रण नीति के बारे में विस्तार से मैं आपको बताऊंगी। अभी संक्षिप्त रूप में आपको क्योंकि हम रिजर्व बैंक के कार्य पढ़ रहे हैं तो संक्षिप्त रूप से उसके बारे में बताया गया है। तो ये कुछ प्रमुख कार्य भारतीय रिजर्व बैंक के। इसके अलावा भी अन्य कार्य हैं जो रिजर्व बैंक करता है, जैसे कृषि साख। इसके लिए हम 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई। नाबार्ड की स्थापना से पहले कृषि साख का विभाग था, जिनके द्वारा कृषि क्षेत्र को साख प्रदान करने का कार्य किया जाता था। अब ये कार्य नाबार्ड के द्वारा किया जाता है, जिस नाबार्ड के ऊपर भी रिजर्व बैंक का नियंत्रण है। औद्योगिक वित्त प्रदान करना, औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसके अलावा राज्य वित्त निगमों में भारतीय रिजर्व बैंक की अंश पूंजी लगी हुई है, और ये बैंक औद्योगिक वित्त के क्षेत्र में अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान कर रहा है। आर्थिक समंकों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन करना, ये भी रिजर्व बैंक का मुख्य कार्य है, जिसमें रिजर्व बैंक बुलेटिन निकाला जाता है, चलन और वित्त की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है, रिजर्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट जारी की जाती है। भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति एवं प्रगति, इसका भी ये भी एक बुलेटिन निकाला जाता है। रिजर्व बैंक का साप्ताहिक विवरण प्रकाशित किया जाता है। तो इस प्रकार से समंकों का एकत्रीकरण एवं प्रकाशन का कार्य रिजर्व बैंक करता है। बैंकिंग शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है, जिसमें रिजर्व बैंक अपने कर्मचारियों और अधिकारियों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की विभिन्न व्यवस्थाएं करता है। इसके लिए मुंबई में बैंकिंग ट्रेनिंग कॉलेज की स्थापना हुई है, पूना में कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बैंकिंग की स्थापना की गई है, चेन्नई में रिजर्व बैंक स्टाफ ट्रेनिंग कॉलेज स्थापित किया गया है। अगला है मुद्रा हस्तांतरण। रिजर्व बैंक देश के सभी बैंकों के मुद्रा हस्तांतरण अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर मुद्रा भेजने का कार्य भी करता है। मुद्रा परिवर्तन, रिजर्व बैंक पुरानी और विकृत मुद्रा के स्थान पर नई मुद्रा जारी कर सकता है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से लेन देन का कार्य है, बहुमूल्य धातुओं के क्रय विक्रय का कार्य है, ये विकास वित्त की पूर्ति का कार्य, ये सभी कार्य रिजर्व बैंक के द्वारा संपादित किए जाते हैं। ये तो कुछ ऐसे कार्य थे जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देश के केंद्रीय बैंक की हैसियत से किए जाते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक के लिए कुछ प्रतिबंधित कार्य भी हैं जो रिजर्व बैंक एक केंद्रीय बैंक की हैसियत से कार्य करते हुए उन कार्यों को संपन्न नहीं कर सकता। ये 5-6 कार्य हैं जिनके बारे में मैं अभी बताती हूँ। पहला है इसमें व्यवसाय पर रोक। रिजर्व बैंक किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकता। दूसरा है अंशों के क्रय एवं उनकी जमानत पर ऋण देने पर रोक। रिजर्व बैंक किसी भी कंपनी के अंशों को ना तो खरीद सकता है और ना ही अंशों की जमानत पर ऋण दे सकता है। तीसरा है जमाओं पर ब्याज देने पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक अपने पास प्राप्त जमाओं पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं दे सकता। अगला है सावधि बिलों पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक सावधि बिल नहीं लिख सकता और ना ही उन्हें बना सकता है। अगला है प्रतिभूति रहित ऋणों पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक प्रतिभूति रहित ऋण नहीं दे सकता, मतलब रिजर्व बैंक अनसिक्योर्ड ऋण नहीं दे सकता। अगला है अचल संपत्ति की जमानत पर ऋण देने पर प्रतिबंध। रिजर्व बैंक अचल संपत्ति की जमानत पर कोई ऋण नहीं दे सकता। और आखिरी है इसमें अचल संपत्ति के क्रय पर रोक। रिजर्व बैंक अपनी मूल आवश्यकताओं के अतिरिक्त कोई भी स्थायी संपत्ति या अचल संपत्ति का क्रय नहीं कर सकता। ये कुछ प्रतिबंधित कार्य हैं जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नहीं किए जा सकते। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करते हैं रिजर्व बैंक तथा अनुसूचित व्यापारिक बैंकों के बीच के संबंधों के बारे में। अभी हमने कार्यों के बारे में पढ़ा, प्रतिबंधित कार्यों के बारे में पढ़ा। अब एक मैंने इससे पिछले अध्याय में आपको बताया था कि अनुसूचित बैंक क्या होते हैं। जो भारतीय रिजर्व बैंक की द्वितीय अनुसूची में दर्ज होते हैं वो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंक और रिजर्व बैंक के बीच में कुछ संबंध होते हैं। रिजर्व बैंक वे बैंक जो अनुसूचित बैंक कहलाते हैं उनकी पूंजी कम से कम 5 लाख रुपए होनी चाहिए। उस बैंक का कार्य अपने जमाकर्ताओं के हित के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। वो बैंक भारतीय कंपनी अधिनियम या किसी और अधिनियम में पंजीकृत होने चाहिए तथा उस बैंक की आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। गैर अनुसूचित बैंक, जिन बैंकों का नाम द्वितीय अनुसूची में दर्ज नहीं है, वो गैर अनुसूचित बैंक कहलाते हैं। अनुसूचित बैंकों को रिजर्व बैंक कई तरह की सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे अनुसूचित बैंक अनुमोदित प्रतिभूतियों की जमानत पर ऋण प्राप्त कर सकता है। अनुसूचित बैंक अपने बिलों तथा प्रतिज्ञा पत्रों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पुनर्कटौती करा सकता है। अनुसूचित बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं प्राप्त होती हैं और अनुसूचित बैंक संकट के समय रिजर्व बैंक से आर्थिक सहायता तथा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकता है। तो ये कुछ सुविधाएं हैं जो अनुसूचित बैंक को रिजर्व बैंक के द्वारा प्रदान की जाती हैं। अनुसूचित बैंकों के कुछ दायित्व भी हैं। रिजर्व बैंक उन्हें विभिन्न सुविधाएं तो देता ही है, उन सुविधाओं के साथ साथ इन बैंकों को कुछ दायित्वों का भी निर्वहन करना पड़ता है। अनुसूचित व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमाओं का एक भाग नकद रूप में रखना पड़ता है। अनुसूचित बैंकों को अपनी कुल पूंजी का भी एक भाग नकद रूप में अपने पास रखना पड़ता है। प्रत्येक अनुसूचित बैंक को अपने लेन देन का साप्ताहिक ब्यौरा रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है। गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत रिजर्व बैंक से संपर्क रखना पड़ता है। ये बैंक रिजर्व बैंक से मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा प्राप्त करते हैं और इन बैंकों को अपना मासिक लेन देन का विवरण रिजर्व बैंक के पास भेजना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में हमने
उसके कार्य और अनुसूचित बैंकों से उसके संबंध के बारे में अभी इस लेक्चर में जाना है। धन्यवाद।